तो हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बेसिकली एक इंटेंसिव सेशन ऑन आंसर राइटिंग के बारे में। और दो चीज़ें यहाँ पर मेरा आपके साथ आज फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर सेशन के दौरान, जिसमें पहला प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो यूपीएससी के आंसर्स हैं उसका डिमांड क्या है और हमें उनको आंसर कैसे करना है, हम इस पे फोकस करेंगे। दूसरा, जैसा कि आप जानते हो कि डायरेक्टिव वर्ड्स पे हम फोकस करें, तो ये दोनों चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जब हम यूपीएससी के आंसर्स लिखते हैं और जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, हमें कुछ चीजें याद रखनी है, जिसमें से सबसे पहली चीज है जिसको मैं कहता हूं सीबीएसएम फॉर्मूला। सीबीएसएम फॉर्मूला का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूपीएससी आपसे सीबीएसएम चाहती है अपने आंसर्स में। व्हाट डज दैट मीन? लेट अस अंडरस्टैंड इट। सी का मतलब होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब यहां पर यह है कि जब आप आंसर लिख रहे हैं, क्या आप उस आंसर को लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्योंकि मेंस एग्जाम में यूपीएससी प्रीलिम से हटकर चीज को टेस्ट करता है। अगर वो प्रीलिम्स में टेस्ट कर रहा है कि आपकी एबिलिटी फैक्ट्स को रिमेंबर करने की क्या है, तो मेंस में वो सबसे पहले फोकस करता है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है। क्या आप चीजों को लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते। दूसरी बात, बी स्टैंड्स फॉर हियर व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंस। बैलेंस का यहाँ पर मतलब ये है कि जब आप कोई भी आंसर लिखते हो, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा टॉपर से, दूसरे लोगों के इंटरव्यू से, चिट टीचर से भी, कि आंसर में बैलेंस रखो। बट एक सिंपल लैंग्वेज में बैलेंस का क्या मतलब होता है? बैलेंस का मतलब ये होता है कि आंसर में आप एक्सेप्ट करो कि यहाँ पर मल्टीपल डायमेंशंस होंगे और हम इन डायमेंशंस को समझ पाएंगे, इनके ऊपर वर्क कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे जब मैं आप लोगों के साथ एक 15 डेज का फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा था, उस 15 डे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में मैंने आप सभी को क्या बताया? मैंने आपको एंशंट इंडिया जब हमने उस मेंटरशिप पार्ट में करी, हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि हम यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन अपना रहे थे विच इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू। इस डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू से मैंने आपको क्या सिखाया? यहाँ पर ये सिखाया कि हर टॉपिक के अंदर मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। हमने उन मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर जो है एक डीप डाइव किया। ये जो हमने डीप डाइव किया, इस डीप डाइव को हम बोलते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में बैलेंस। कि आपके दिमाग में ये क्लैरिटी हो कि मल्टीपल डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। इन मल्टीपल डायमेंशंस के एग्जिस्टेंस से आंसर को एक वैल्यू मिलती है। तीसरी चीज यहां पर आती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी कहते हैं हम इसको। स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि हर एक आंसर के अंदर पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम अभी देखेंगे। फिर इसके बाद आता है एक हुक। हुक के बाद आती है बॉडी। बॉडी के बाद आता है ग्लाइडर। और ग्लाइडर के बाद आता है कंक्लूजन। तो ये तीन प्रकार के ब्रॉड स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम इसको एक पार्ट मानते हैं, इन तीनों को एक पार्ट मानते हैं, और इसको भी एक पार्ट मानते हैं। तो इंट्रोडक्शन, हुक, बॉडी, ग्लाइडर एंड कंक्लूजन, इस तरीके से ये थ्री पार्ट्स ऑफ द आंसर होते हैं। ये तीनों क्या है मैं आपको आज समझा दूंगा, डोंट वरी। और चौथा यहां पर आता है सीबीएसएम में मेच्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। मेच्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यहां पर यह है कि जब आप आंसर को लिख रहे हो, तो आपके आंसर की लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लैंग्वेज नंबर वन शुड नेवर बी फ्लारी। फ्लारी का मतलब ये है कि हमें किसी प्रकार से कोई डेकोरेटिव लैंग्वेज नहीं लिखनी है। डेकोरेटिव फ्लारी लैंग्वेज का मतलब, और सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, तो हमें कुछ प्री मेमोराइज्ड लैंग्वेज नहीं लिखनी है। प्री मेमोराइज्ड लैंग्वेज का मतलब होता है कि भाई पहले से ही कुछ रट्टा लगा लिया। जैसे बच्चे कुछ पहले ही इंट्रोडक्शन रट के चले जाते हैं, कंक्लूजन रट के चले जाते हैं। ये सब नहीं करना, ये पागलपन है।
आपको क्या करना है कि जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, आप एक वो लैंग्वेज शो कीजिए जो एक सिविल सर्वेंट का टेम्परामेंट डिस्प्ले करता है। सिविल सर्वेंट का टेम्परामेंट डिस्प्ले करने का मतलब ये है कि आप वैसी लैंग्वेज पे लिखिए जिससे कि एग्जामिनर जब आपका आंसर पढ़े तो उसको ये पढ़ के समझ आए कि नहीं, इस बंदे का टेम्परामेंट है सिविल सर्वेंट बनने का। ये कुछ रटी रटाई चीजें नहीं लिख रहा है, ये अपने आप एनालाइज करके चीजों को एक बैलेंस के पर्सपेक्टिव से, एक क्लियर थॉट से लिख रहा है। तो यहां पर ये चीज याद रखेंगे, CBSM। मेरा आपसे एक गुजारिश ये रहेगी कि ये जो CBSM है ना, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए, इनको एक छोटे से कागज पे लिख के अपने कहीं टेबल पे चिपका लो, ताकि दिन भर इसको देखते रहो। इसके बाद एक नया प्रिंसिपल मैं आपको देता हूँ आंसर राइटिंग के टाइम पे, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी होती है। वो होता है यहाँ पे आइडिया जी प्रिंसिपल। अब ये आइडिया जी प्रिंसिपल क्या है, इसमें आइडिया जी में आई स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। यूपीएससी जो है आज की डेट में किसी भी अपने आंसर में आपसे इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स सीख करता है। इंटेलेक्चुअल ट्रेट का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि क्या आप में एक एबिलिटी है टू एनालाइज इश्यूज, क्या आप में एबिलिटी है कि आप चीजों को इवैल्युएट कर पाए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि प्रीलिम्स में वो फैक्ट्स को जज करता है, मेंस में उसका फोकस है इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स पे, कि क्या आपके पास एबिलिटी टू एनालाइज, एबिलिटी टू इवैल्यूएट है या नहीं है। और अगर है तो ये कैसे वर्क करेगी, क्यों वर्क करेगी, आपको ये चीज यहां लिखनी है। दूसरा, यहां पर जो है सेकंड पॉइंट जो आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया जी में, दैट इज डेप्थ। डेप्थ का मतलब ये होता है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो आंसर में डेप्थ होनी चाहिए। डेप्थ होने का मतलब यहां पर ये है कि किसी भी आंसर में यूपीएससी जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप क्वालिटी आंसर लिखोगे, आप क्वालिटी पे फोकस करोगे। लोगों को लगता है यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं है मैटर, क्वालिटी मैटर करती है। यानी कि अगर आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक आंसर के अंदर फैक्ट्स भी लिख रहे हो ना, तो फैक्ट्स में भी एक डिबेट होता है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का। और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अब फैक्ट अगर आप लिख रहे हो, कई बार जरूरी होते हैं कुछ आंसर्स में, अभी डायरेक्टिव वर्ड्स की चर्चा करेंगे तो आप देखोगे कि आपको फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, डेटा लिखना पड़ेगा। पर अगर मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ और फैक्ट में लेट से मैं डेटा का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर आंसर में डेटा भी लिख रहे हो ना, तो डेटा भी हम क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वालिटी डेटा वो होगा जो या तो एक मिनिस्ट्री का डेटा होगा या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डेटा होगा, ये होता है क्वालिटी डेटा। और क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपने कुछ जेनेरिक डेटा जो है कहीं से कोट कर दिए। अब आप ये चीज को सोचो कि अगर आप एक आंसर में, एक एस्पिरेंट ए है, एक एस्पिरेंट बी है, अगर वो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, एस्पिरेंट ए लिखता है कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एंड एज पर दी वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी इज एक्स। और ये बी एस्पिरेंट लिखता है कि पॉवर्टी इन इंडिया इज एक्स। अब आप सोचो, ये सेम पॉइंट है, दोनों का जो ये एक्स वेरिएबल है ये कॉमन है, एक्स वेरिएबल दोनों ने कॉमन लिखा है, इंप्लाई पॉइंट सेम कर रहा है। लेकिन एक ने सिर्फ अपने आंसर में डेप्थ रिफ्लेक्ट करने के लिए नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक का सहारा ले लिया, ये फर्क होता है। तो जब आप डेटा भी कोट कर रहे हो फॉर दैट मैटर, तो यूपीएससी यहां पर डेप्थ चाह रहा है। आप जनरल आंसर भी जब आर्ग्यू कर रहे हो तो यूपीएससी आपसे डेप्थ चाहता है। डेप्थ का मतलब है कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये बहुत क्रूशल है। तीसरा, ई स्टैंड्स फॉर एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव। यानी कि आपके एक आंसर में एग्जामिनर क्या ढूंढ रहा है, आपके एक आंसर में एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ ये चीज देख रहा है कि क्या आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी है या नहीं है। अब बहुत लोग ये वर्ड यूज करते हैं एनालिटिकल एबिलिटी,
क्या मतलब है इसका? एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब ये है कि क्या आप किसी भी इशू पे, जो एक क्वेश्चन में पूछा गया, क्या आपके पास उस पर्टिकुलर इशू को लेके एक पर्सपेक्टिव है या नहीं है? पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब यहां पे ये होता है ओपिनियन। और अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी इशू को लेके अगर एक पर्सपेक्टिव है, एक ओपिनियन है, तो क्या ये ओपिनियन आज की डेट में बैक्ड है डेप्थ से? जो अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में चर्चा करी, क्वालिटी बैकिंग है। क्या इसके साथ साथ क्वालिटी बैकिंग के आप यहाँ पर इंटेलेक्चुअल ट्रेट डिस्प्ले कर पा रहे हो? तो अब आप देख रहे हो कि कैसे I+D कंबाइन करता है ई बनने के लिए। जो आइडिया जी मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे, उसमें इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स और डेप्थ कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से, वो यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि अगर वो एक आंसर देखेगा, तो जैसा मैंने आपको ये पॉवर्टी का एक एग्जांपल दिया, आप अपने आप को एग्जामिनर सोच के देखो 1 मिनट के लिए। आपको ये सामने अगर एक ए एस्पिरेंट और एक बी एस्पिरेंट का आंसर आएगा, आपको कौन सा अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है ए लगेगा। तो ये चीज कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि एग्जामिनर ये पॉइंट ढूंढ रहा है आपके अंदर की एनालिटिकल एबिलिटी। और ये आती कैसे है? ये आती है इन दो चीजों पे वर्क करने से। और ये दो चीजों को वर्क कैसे करना है, ये मैंने आपको मेंटरशिप में भी सिखाया। अब सबसे बड़ी बात, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं इसकी यहां पर आगे की ए, ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन। आंसर्स हमेशा जो हैं, जितने ज्यादा लाइवली हों उतना बेटर होता है। अभी आप देखो कि हमने जो ये 15 डे फ्री मेंटरशिप करी, इस 15 डे फ्री मेंटरशिप में मैंने अगेन आपको क्या सिखाया? एक चीज सिखाई कि आंसर्स में एप्लीकेशन लाओ। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि अप्लाई द थिंग्स टू प्रेजेंट डे टाइम्स। और जितनी भी मैंने आपके साथ इस प्रोग्राम में क्लासेस भी ली, रोज सुबह मैंने आपको उन क्लासेस में क्या सिखाने की कोशिश करी कि फोकस शुड बी ऑन दिस। फोकस शुड बी ऑन कि कैसे हम एप्लीकेशन शो कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर ये देख रहा है कि क्या आपकी जो नॉलेज है, क्या आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है, वो क्या एनालिटिकल एबिलिटी ओनली स्टैटिक है या एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। अब एक आंसर जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिर्फ रिलीजन की चर्चा होगी, और एक आंसर जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के सेकुलरिज्म से जोड़ा जाएगा, उसकी चर्चा होगी। तो आप ये बताओ कि कौन सा आंसर बेटर होगा? दोनों आंसर तो रिलीजन पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक आंसर में सिर्फ रिलीजन का मेंशन करके छोड़ दिया गया, उसने एप्लीकेशन का थॉट प्रोसेस नहीं अपनाया। और मैंने आपको क्या बोला था? पूरे मेंटरशिप के 1 साल के पीरियड में मेरा आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ ये एप्लीकेशन की एबिलिटी, सिर्फ ये जो डेप्थ है, सिर्फ ये जो इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स है, ये आपकी ग्रो करना। क्यों? क्योंकि जब तक ये ग्रो नहीं होंगी तब तक आप जो है आंसर के अंदर ये एप्लीकेशंस नहीं ला पाओगे। मैंने आपको एक चीज पहले भी बोली है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ उस पॉइंट को, ताकि दिमाग के अंदर ये डीपली बस जाए। आपका हर एक आंसर जो है, उस आंसर में आपका कॉम्पिटिटर 10 मार्क्स में से 3 लेके जाएगा। आपका टारगेट होना चाहिए एक ही, कि 10 मार्क्स में से मुझे मिल जाए 3.5। क्योंकि ये जो आधा मार्क है ना, ये अगर हम हर 20 आंसर्स में इंश्योर करें, हर पेपर के, और इसको हम इंश्योर कर ले अक्रॉस ऑल द 4 पेपर्स, और इसको हम इंश्योर कर ले फॉर दैट मैटर ऑप्शनल के 2 पेपर्स में, तो अब आप समझ लो कि इस आधे मार्क ने आपके ओवरऑल स्कोर में क्या डिफरेंशिएशन कर दिया। पर ये क्वेश्चन उठता है कि ये आधा मार्क आएगा कैसे? ये आएगा आपके डेप्थ से, इंटेलेक्चुअल ट्रेट से, ये आएगा आपके एप्लीकेशन से। ये करना है हमें फोकस, ये करना है हमें फोकस। तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा हमने आइडिया जी का पैराडाइम देखा, इस आइडिया जी के पैराडाइम में जो जी है, दैट इज बेसिकली, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेस मार्क्स।
और ये कौन से ग्रेस मार्क्स हैं? ये हाफ मार्क। इस पे सारा गेम खेलना है हमें। हर आंसर में सिर्फ डेप्थ, इंटेलेक्चुअल ट्रेट और एप्लीकेशन के कंबाइंड फॉर्मूला से ये इंश्योर करो आप। अब आपके मेंटरशिप एक्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनके आंसर्स को तो मैं पर्सनली इवेलुएट करूंगा, और पर्सनली इवेलुएट करके ये इंश्योर करूंगा कि आपका एक पूरा प्रोग्रेस कार्ड बने। और इस प्रोग्रेस कार्ड में हर रोज आपका आधा मार्क कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, उसकी हम एक पूरी रिकॉर्ड रखेंगे। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ये जो 27 बच्चे हैं, इन 27 बच्चों को जो मैंने लिया है इस प्रोग्राम में, इनको टॉप 27 में लाना है। बाकी लोग अपना देखें 28 से आगे, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं। मुझे ये टॉप 27 में लोग चाहिए। तो ये जो आपका D+IT+A एप्लीकेशन है, विच विल लीड यू टू G, दैट इज योर ग्रेस मार्क, ये मेरा फोकस है। हम इसको करेंगे आंसर राइटिंग में, और आपके साथ इंडिविजुअली एक एक आंसर को करूंगा। अब आंसर लिखने के टाइम पे हमें कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है, विच इज कॉल्ड हिंट। हिंट स्टैंड्स फॉर, H मीन्स हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग जो है वो लेजिबल होनी चाहिए। लेजिबल का मतलब ये है कि रीडेबल होनी चाहिए। एग्जामिनर को स्ट्रेस नहीं लगाना है आपकी आंसर को देख के समझने के लिए कि यार इस आंसर में अब मैं और क्या ढूंढूं। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर I स्टैंड्स फॉर इंडियन न्यूमरल्स। जब हम आंसर लिखेंगे, हम हमेशा इंडियन न्यूमरल्स का प्रयोग करेंगे, 1 2 3 4 एटसेट्रा। पॉइंट्स में अगर कभी भी कुछ लिखना है, ऑलवेज यूज इंडियन न्यूमरल्स। N स्टैंड्स फॉर नो रोमन न्यूमरल्स। यानी कि 1 2 3 ये सब नहीं लिखना है, क्योंकि इसके पेनल्टी मार्क्स हैं। ये यूपीएससी ने बोला है। T स्टैंड्स फॉर टेक्निकल रूल्स, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी, जिसपे अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं थोड़ी सी देर में। आंसर को स्ट्रक्चर में लिखना। इसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है, सी रूल। सी रूल का मतलब ये है यहां पर कि आंसर आपका सक्सिंक्ट होना चाहिए। सक्सिंक्ट का मतलब है कि इट हैज टू बी टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब ये है कि जो पूछा है केवल उसका जवाब दो। अननेसेसरी चीजें नहीं डालनी जो कि आंसर से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, ई। ई स्टैंड्स फॉर यहां पर वेरी क्लियरली 3 थिंग्स: एग्जैक्ट, इफेक्टिव, ऑर्डरली एक्सप्रेशन। एग्जैक्ट का मतलब यहां पर क्या है? एग्जैक्ट का मतलब यह है कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, इट हैज टू बी वेरी प्रिसाइज। इफेक्टिव का आंसर का यहां पर मतलब ये है कि आपके आंसर के अंदर एक इम्पैक्टफुल थॉट होना चाहिए। ये जब मैं आपके आंसर्स इवेलुएट करके आपको बताऊंगा ना, 1 on 1, कि आपके आंसर में ये एग्जैक्टनेस है या नहीं है, क्योंकि ये सारे डायमेंशंस जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, इनके बेसिस पे एक एक बच्चे का आंसर चेक होगा। आपको एक एक पॉइंट पे पता चलेगा कि इस आंसर में ये मिसिंग था, इस आंसर में ये मिसिंग था, इस आंसर में मैं एक रिपोर्ट कार्ड बना के दूंगा, जैसे स्कूलों में रिपोर्ट कार्ड होती थी। ऑर्डरली एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपके आंसर में एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। अगेन दिस पॉइंट मीन्स अगेन द सेम थिंग, दैट इज स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी। अब ये वाला जो ई है, इट स्टैंड्स फॉर नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स यहाँ पे इसलिए मैटर करता है क्योंकि यूपीएससी आपको क्लियर कट बोलती है, आंसर इन अबाउट 150 वर्ड्स, इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो यूपीएससी का फोकस क्या रहता है कि आप आंसर लिखें 150 से 250 शब्दों के बीच। तो दिस इज काइंड ऑफ अ वर्ड लिमिट इन विच वी हैव टू स्टिक टू वेरी क्लियर। ठीक है जी। सो दिस इज द प्रिंसिपल आइडिया, दीज आर सम रूल्स। इन सबको एक प्रॉपरली पेज पे लिख के अपने सामने चिपका लो।
जो लोग मेंटरशिप एक्स का हिस्सा नहीं है, वो ये इंश्योर करो कि जब भी आंसर्स लिखो इन पॉइंट्स पे ध्यान दो, अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करो इन चीजों के ऊपर। ये चीज आपको यहाँ पर पहली बात तो याद रखनी है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द आंसर, एंड इन द थर्ड वीडियो आई विल टॉक अबाउट द डायरेक्टिव वर्ड्स।